हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका प्रैक्टिस पेपर 2023-24 का जो डीओई ने जारी किया है, और ये पेपर 1 है क्लास 9th के लिए। ए, बी और सी सेक्शन हम कर चुके थे, आज करेंगे बच्चों सेक्शन डी। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों, इसमें करने हैं हमें 34 क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहले कर लेते हैं 34 में आपको देखने को मिलेगा और, यानी दो आपको जो क्वेश्चन दिएंगे, एक करना है आपको इंटरनल चॉइस इसमें दी हुई है। तो इसमें पहला है आपका कि हाउ CL1735 एंड CL1737 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये क्या है बच्चों, आपके आइसोटोप्स हैं। तो ये क्या है बच्चों, आइसोटोप है। फिर इसका बी भाग क्या कहता है, इफ बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन अकर्स इन नेचर एज 75% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज जब निकालते हैं बच्चों, दोनों को प्लस कर देते हैं और दोनों के जो चीज़ें हैं उन दो क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो करना क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है, तो उसे गुणा कर देना है 75 से, प्लस कर देना है 37 वाला, इसका 37 है क्योंकि, गुणा 0.25 बटे 0.75 प्लस 0.25, और इसे जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो 35.5 ग्राम पर मोल के हिसाब से आपका इसे ये आ जाएगा आंसर, 35.5 आ जाएगा बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, ड्रॉ द लेबल सिमेट्रिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन हैविंग Z17। यानी आपका जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। KLM के हिसाब से अगर देखें तो 2, 8, 7, यानी ये आपका न्यूक्लियस हो गया। पहले वाले में 2 हो गए आपके, दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे वाले में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बेसिकली ये जो बनाए हुए हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। फिर है आपका इसका दूसरा पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, चार्ज एंड मास। पोजीशन, चार्ज और मास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ठीक है। पोजीशन की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस के आउटसाइड, ये इनसाइड, ये वापस इनसाइड। अब मास की अगर बात करें तो इसका कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसका है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी इतना ही है। ठीक है। फिर इसका बी भाग क्या कहता है, राइट द वैलेंसी एंड एटॉमिक सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यानी इनका आपको वैलेंसी और एटॉमिक सिंबल बताना है। ठीक है। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे बोलते हैं। 2, 8, 1 हो गया, और ये है आपका Na। ठीक है बच्चों। फिर इसका हो गया 2, 8, 3, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम। फिर इसका हो गया 2, 8, 8, 1, ये हो गया आपका K, और ये हो गया 2, 8, 8, 2, ये हो गया Cl क्लोरीन। तो ये इसकी वैलेंसी हो गई आपकी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन।
तो प्लास्टिड क्या है, बेसिकली क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कलरिंग का काम करते हैं बच्चों। अब पेटल्स में क्या होता है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। लीव्स जो होती हैं, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, हम सभी को पता है। क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है, हरी पत्तियाँ जो होती हैं उसमें खाना बनाने का काम करता है। और जो फ्रूट पल्प है वापस उसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और खाली इसमें होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये इसका हो गया। फिर इसका बी भाग देख लेते हैं। बी भाग क्या कहता है, व्हाट हैपन्स इफ क्लोरोप्लास्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट, एक्सप्लेन। तो बेसिकली है क्या बच्चों, अगर क्लोरोप्लास्ट को रिमूव कर दिया गया तो क्या होगा, जो प्लांट है अपना फूड को जो है बना नहीं पाएगा, ठीक है। फूड नहीं बना पाएगा तो उसे फूड नहीं मिलेगा, और कुछ समय बाद जो उसका खाना है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। तो जब खाना ख़त्म हो जाएगा तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी और वो मर जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा समझने वाला, ये बात है इसमें। फिर है इसका दूसरा भाग, टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द सेल, ए स्टूडेंट प्लेस सम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आरबीसी फॉर 15 मिनट्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड देन शिफ्टेड देम इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी एक हाई कंसंट्रेशन वाला, एक लो कंसंट्रेशन वाला, दो सॉल्यूशन में रख दिया। अब आंसर देना, पहले वाला क्या है, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट में सॉल्यूट हो इन कंपेयर टू सेल, उसे कह देते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ए सॉल्यूशन हैविंग ए लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इन द अबव सिचुएशन। तो अबव सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, प्लांट सेल क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और एनिमल सेल हो जाएगा श्रिंक, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होगा, अगर जब वो हाइपोटोनिक में डाला जाएगा, दूसरा केस क्या होगा, वहाँ पे सेल जो है प्लांट सेल हो जाएगा टर्जिड और एनिमल सेल हो जाएगा स्वेल, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ होगी इसमें। फिर है आपका सी वाला पार्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वाल इन द सेल इन अबव सिचुएशन। तो सेल वाल जो प्रेजेंट होती है सेल में, वो क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या प्रोवाइड करती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब होगा तो वो सेल ब्रस्ट नहीं करेगा, यानी फटेगा नहीं। ये इसका जो मेन पॉइंट पार्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो लाइट इज मैथमेटिकल फार्मूला। तो मैथमेटिकल फार्मूला सही से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आसान तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स लगती है, ठीक है, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई जब फोर्स लगती है, वो उसके मल्टीप्लाई के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसे हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह देते हैं। और इसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी से। वैसे ये होती है ऐसे, ठीक है। यानी ये क्या कहती है, इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी ये वाले, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। बी वाला है, राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। इंपॉर्टेंस बड़ी है इसकी। ये क्या बताता है, फिनोमेना एक्सप्लेन करता है रेनफॉल, स्नोफॉल और जो वाटर जो रिवर में फ्लो कर रहा है, नदियाँ जो बह रही हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद जो मोशन हो रहा है प्लेनेट का सन के अराउंड, उसे एक्सप्लेन करता है। फिर क्या करता है, मून का अर्थ के अराउंड घूमना भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36 का और वाला भाग, इसमें क्या है, आपको बेसिकली अगर ध्यान दोगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। यानी प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। अब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। यही इसमें कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने वाला। तो पहला, कैरी ए बैग विद ब्रॉडर स्ट्रिप इज ईजी देन ए थिन स्ट्रिप बैग।
तो क्या हो गया, ब्रॉडर स्ट्रिप पे क्या हो गया, लार्ज एरिया हो गया तो डिक्रीज कर दिया प्रेशर, तो शोल्डर पे कम थोड़ा सा झुकाव लगेगा। फिर है इसका बी भाग। बी भाग क्या कहता है, शार्प नाइफ कट इजी इन कंपैरिजन विद द ब्लंट नाइफ। तो शार्प नाइफ का क्या होगा, जो एजेस हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्रेशर, क्योंकि एरिया हो गया बहुत कम, तो इसलिए ऐसा होता है। फिर उसके बाद हो गया कैमल कैन रन इन डेजर्ट इजीली। कैमल जो रन करता है जो डेजर्ट में इजीली, क्यों, क्योंकि जो उसके पैर हैं वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। तो क्या होता है, वो पूरे पूरे बॉडी के वेट को स्टेबल कर देते हैं, और जो लूज सैंड होता है उसमें धंसने से उसे बचाते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, प्रेशर हो गया आपका कम, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।